अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अली आरिफ। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए दायर 25 मार्च को सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से भेजे गए सदारती रेफरेंस पर अपनी राय दे दी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरता बंदयाल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल एहसन ने अक्सरती राय, जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल ने फैसले से इख्तलाफ किया है। अदालती फैसले के बाद मुनहरिफ अराकीन ताहियात नाहली से बच गए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ताहियात नाहली से मुतल्लिक सवाल पर खामोशी इख्तियार की है। अदालती फैसले में कहा गया है कि मुनहरिफ रुकन का वोट शुमार नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 63A को अकेले नहीं पढ़ा जा सकता। फैसले के मुताबिक आर्टिकल 63A और आर्टिकल 17 सियासी जमातों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। सियासी जमातों में इस्तेहकाम लाजिम है, इनहराफ कैंसर है। सियासी जमातों में अदम इस्तेहकाम पार्लिमानी जमहूरियत के खिलाफ है। मुनहरिफ अरकान की नाहली के लिए कानून साजी करना पार्लिमान का इख्तियार है। फैसले में कहा गया है कि इनहराफ पर नाहली के लिए कानून साजी करने का दुरुस्त वक्त यही है। 58 रोज से जारी इस समाता लिया जाए तो सदर ममलिकत की जानिब से दायर किए जाने वाले सदारती रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट से 4 सवालात पर राय मांगी गई। रेफरेंस में पूछा गया कि कोई रुकन असम्बली पार्टी पॉलिसी से इनहराफ करते हुए वोट दे तो क्या उस रुकन के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकती, उसे डी सीट नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट से ये राय भी मांगी गई कि क्या ऐसे रुकन जो कि पार्टी पॉलिसी से इनहराफ करें और पॉलिसी के खिलाफ वोट दें तो क्या उनके वोट को शुमार किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया कि क्या जो वफादारी तब्दील करते हुए रुकन पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाए और साबित हो कि उसने आर्टिकल 63A की खिलाफ वर्जी की है तो क्या ऐसे रुकन को ताहियात नाअहल करार दिया जाएगा। चौथे सवाल में अदालत से राय मांगी गई कि हॉर्स ट्रेडिंग और फ्लोर क्रॉसिंग को रोकने के लिए मौजूदा आईनी ढांचे में कौन से इकदाम उठाए जा सकते हैं जिससे फ्लोर क्रॉसिंग को रोका जा सके। अदालत ने इस मामले पर राय दी है, लेकिन इसके बाद कौमी असम्बली में मुनहरिफ अराकीन के मुस्तकबिल के हवाले से सवालात भी खड़े हो गए हैं। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर सलाहुद्दीन अहमद साहब ने, जो कि साबिक सदर है सुप्रीम कोर्ट बार के। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इंतहाई अहम मामला, इंतहाई अहम फैसला जो कि आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सुना दिया गया है। अब इस तमाम तर फैसले के बाद आप इस तमाम तर सूरत हाल को किस तरफ जाता दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कह दिया है कि अब जो आइंदा की कानून साजी है वो पार्लियामेंट में ही होनी है और यही अहम वक्त है। जी, अब ये उन्होंने उस फैसले में गालिबन ये कहा है कि जो मुनहरिफ अराकीन हैं उनके वोट नहीं गिने जा सकते। तो उसके बाद तो मैं समझता हूं कि काफ़ी इसमें फिर एक कंफ्यूजन, एक अभाम फैलेगा कि आया कि कौमी असेंबली में तो खैर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, मगर जो पंजाब असेंबली है उसमें काफ़ी मुनहरिफ अराकीन की वजह से ही नो कॉन्फिडेंस मोशन बुज़दार साहब के खिलाफ कामयाब हुई थी और फिर हमजा शहबाज साहब वजीर आला मुंतखब हुए थे। तो और जब ये रेफरेंस भी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है और वहाँ हल्फ उठाने के हवाले से दीगर जो काबीना तश्कील देने और उनके हल्फ के हवाले से भी गवर्नर पंजाब ने अपने सदर पाकिस्तान को एक उनसे मशवरा मांगा है। तो मैं समझता हूँ ये वो सारी सिचुएशन कॉम्प्लिकेट करेगा कि अब सुप्रीम कोर्ट का अगर फैसला है कि कोई इन मुनहरिफ अराकीन के वोट नहीं गिनने चाहिए थे तो अब उसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि ये एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पे दिया हुआ फैसला है, तो वो एक मशवरे की सूरत इख्तियार करता है, मगर उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट का मशवरा है और इस पे भी जजमेंट्स हैं कि उस मशवरे को डिसरिगार्ड नहीं किया जा सकता। तो मैं समझता हूँ इसमें अब कंफ्यूजन जो एक सियासी वो अफरा तफरी है उसमें इजाफा होगा, सियासी अफरा तफरी में इजाफा होगा। मगर अब इसका इफेक्ट किस तरीके से होगा? जिस तरह से आपने कहा कि सूबाई असम्बली में क्योंकि मुनहरिफ अराकीन ने वोट तो डाले थे और हुकूमत भी हमजा शहबाज जो चीफ मिनिस्टर हैं उनकी इसलिए वहाँ पर बन गई, मगर अब फिर क्या होने जा रहा है? क्या विद द इफेक्ट ऑफ दिस डिसीजन या जो ये राय सामने आई है सुप्रीम कोर्ट की, अभी से अब वो हुकूमत या उन्हें एतमाद का वोट लेना होगा या किस तरीके से अब ये मामला आगे बढ़ेंगे?
ये चीजें कि आया ये इस फैसले का क्या इम्पैक्ट होगा माजी में जो वोट्स हो चुके हैं उन पर, तो वो तो अब तफसीली फैसला आएगा तो तभी नजर आएगा कि एग्जैक्टली वो इस पे क्या इम्पैक्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या ये कहा है कि अगर कोई भी ऐसे कोई वोट्स हैं तो वो ऑटोमेटिकली गिने ही नहीं जाने चाहिए। इस पे अब गवर्नर साहब दोबारा से अब वो कहेंगे कि नहीं, ये बुजदार साहब को ही मैं ये आईनी वजीर आला मानता हूँ। बुजदार साहब क्या कोई अपनी पिटिशन इस फैसले की बुनियाद पे लेके जाएंगे कि हमजा शरीफ को ये वजीर आला बतौर वजीर आला काम करने से रोका जाए। तो ये तमाम जो चीजें हैं को हो सकता है कुछ हद तक तफसीले फैसले में कवर हों, और मगर मुमकिन है कि ये अब मजीद इस पे लिटिगेशन शुरू होगी, और जिस तरह मैंने कहा एक अनसर्टेनिटी मजीद फैलेगी। अच्छा सलाउद्दीन साहब, इसका जो मकसद था इसकी तशरीह करने का वो यकीनी तौर पर यही था, राय इसलिए मांगी गई थी ताकि आइंदा के लिए जो अरकान ऐसे हैं जो इनहराफ कर जाए उनको रोका जा सके। मगर क्या उस हवाले से कोई राय या तशरीह सामने आ सकी है इस फैसले में? देखिए, बज़ाहिर तो उसमें यह है कि उनको अब अगर उनका वोट गिना ही नहीं जाएगा तो मैं तो समझता हूं कि उसके बाद तो फिर ये जो एक आर्टिकल 63A है वो ही बेसिकली फिर तो बेमानी हो गई, क्योंकि नेचुरली अगर किसी का वोट किसी मुनहरिफ अरकान का वोट गिना ही नहीं जाएगा तो कौन बेवकूफ होगा जो अपना वोट फिर भी उसके बावजूद अपनी पार्टी हेड के खिलाफ डाले। जब उसका वोट गिना ही नहीं जाएगा तो वो क्यों डालेगा, और फिर अगर वो डालेगा नहीं तो फिर कोई डिफेक्शन या डिस्क्वालिफिकेशन की बात कैसे सामने आएगी। तो मैं समझता हूँ बड़ा ये एक इंटरेस्टिंग फैसला है। उसकी जब तफसीली उसकी वजूहात सामने आएगी तो उस पर फिर बेहतर उस पर डिस्कशन हो सकती है। ठीक है, यानी जब डिटेल इस फैसले की तफसील के साथ जब तफसीली फैसला सामने आएगा फिर मजीद इस पर डिस्कशन हो सकती है। अच्छा सलाउद्दीन साहब, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि क्योंकि अब कौमी असम्बली के जो मेंबरान हैं उन्होंने इनहराफ का उन पर इल्ज़ाम तो लगाया जा रहा है जमात की तरफ से कि उन्होंने इनहराफ किया, मगर उन्होंने वोट नहीं डाला था। तो वोट ना डालना, अब उस हवाले से कोई इस फैसले में एक तशरीह सामने आ सकी है कि यानी पार्टी गाइडलाइंस को फॉलो ना करना, पार्टी पर क्योंकि उनकी जानिब से कहा गया हमारे ज़मीर की आवाज़ आ गई है, हम इनको सपोर्ट नहीं कर रहे। फिर सिंध हाउस से हमने देखा कि तमाम तर जो अरकान थे बरामद हुए। उनके यहाँ पर जो उनकी किरदार था, उनकी स्टैंडिंग थी, उस पर कोई चीज़ सामने आ पाई है इस फैसले में? वहां तो कोई ऐसा इशू नहीं था, कोई वोट डाला ही नहीं गया था। कई बल्कि अक्सरियत जो पीटीआई के अरकान असेंबली थे उन्होंने भी वोट नहीं डाला, जिनको कहा जा रहा है कि ये मुनहरिफ अरकान थे उन्होंने भी वोट नहीं डाला। तो वहां तो मैं नहीं समझता कि किसी किस्म की ये डिफेक्शन की बात या उनका वोट या ना गिनना, वहां तो कौमी असेंबली पर तो मैं नहीं समझता इसका कोई असर होगा। अच्छा, लेकिन हाँ, यहाँ पे ये चीज़ भी मद्देनजर रखनी होगी सलाउद्दीन साहब के उन्हीं मुनहरिफ अरकान की वजह से इत्तेहादियों ने ये जवाब बनाया था कि आपके तो अपने लोग आपके साथ नहीं है, तो हम फिर आपको वोट देकर हमें क्या फायदा होगा? देखें, उस पे अपना जो भी उनकी ये जो सियासी निगोशिएशंस में जो भी बातें हुई थी तो मफरूजे पे किसी का वोट डिस्क्वालीफाई या उसके वोट गिनने से इनकार करना, तो वो मैं नहीं समझता कि आईन उसकी इजाजत देता है। इस किस्म की बातें जरूर वैसे ही सियासत में होती हैं। अक्सर पार्टी के मेंबरान खुद नाराज होते हैं, नाला होते हैं, उनको मनाया जाता है, जो भी होता है। मगर जब किसी ने वोट कास्ट ही नहीं किया तो कैसे कहा जा सकता है कि वो ठीक है, यानी अगर कानून को मद्देनजर रखा जाए तो कानून तभी लागू होगा इन तमाम तर लोगों पर, इन अरकान पर, अगर ये वोट डालते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, वोट क्योंकि इन्होंने नहीं डाला इन पर। अब बहुत बातें चल रही हैं हमजा शहबाज के हवाले से, पंजाब की सियासत के हवाले से कि अब पंजाब में क्या होने जा रहा है।
आपने जिस तरीके से कहा कि हो ये सकता है कि गवर्नर साहब, क्योंकि अभी तो गवर्नर ही नहीं है, स्पीकर असेंबली जो है अभी वो गवर्नर का चार्ज संभालने को तैयार नहीं है, तो अब आपको लग रहा है कि इस फैसले के बाद अगर वो चार्ज संभाल लेते हैं और वो कहते हैं कि उस्मान बुज़दार ही वज़ीर आला है, कोई पिटीशन फाइल की जाएगी इस हवाले से? मैं समझता हूँ वो फिर दोबारा मामला कोर्ट में जाएगा कि अब इस सूरत हाल में जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि ये वोट गिनना ही नहीं चाहिए था, तो आया ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करेगा या रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करेगा? यानी ये शहबाज शरीफ हमजा शहबाज साहब की भी जो इलेक्शंस हैं और बुज़दार साहब के खिलाफ जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था, क्या उसको भी अप्लाई करेगा? और क्या अब पंजाब का सही वजीर आला कौन है? ये सब चीजें मैं समझता हूँ मजीद इस पे लिटिगेशन होगी। ठीक है, मजीद इसमें लिटिगेशन होगी। एक अब कानून साजी का, क्योंकि पार्लियामेंट को कहा गया है कि आप इस पर कानून साजी करें कि मुनहरिफ अरकान के साथ क्या करना है, उनको डी सीट करना है, उनको आपने नाअहल करना है, तायात नाअहल करना है, क्योंकि इस हवाले से भी राय मांगी गई थी सुप्रीम कोर्ट की और इस पर कोई राय सामने नहीं आई है इस फैसले में, क्योंकि पीटीआई उम्मीद कर रही थी कि अगर नाअहल नहीं तो कम से कम डी सीट तो किया ही जाएगा, मगर दोनों चीज़ें हमें नहीं देखने को मिली। अगर सुप्रीम कोर्ट, अगर जहां तक ये बात है कि क्या सजा क्या होनी चाहिए, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियरली अपना पार्लियामेंट को ही वो फैसला दिया है, तो वो मुनासिब यही था कि जब आईन में कोई उस पर कोई सजा नहीं लिखी गई, कोई मियाद नहीं लिखी गई, तो वो कानून साजी तो पार्लियामेंट का काम है, सुप्रीम कोर्ट का तो काम नहीं है। बिल्कुल पार्लियामेंट का काम है, सुप्रीम कोर्ट का काम कानून साजी नहीं है। इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट के आते में ही फवाद चौधरी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि अब हुकूमत के पास, मौजूदा हुकूमत के पास कोई जवाब नहीं है कि वो अपनी अक्सरियत खो चुके हैं कौमी असम्बली में भी और सूबाई असम्बली में तो वाज़ेह तौर पर खो चुके हैं, और उन्होंने कहा है कि असम्बलियों को अब तहलील कर देना चाहिए। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या वाकई कोई जवाब अब नहीं बचा, मौजूदा हुकूमत के पास अक्सरियत खो चुके हैं? मैं समझता हूँ वैसे जितना ये कंफ्यूजन और ये गैर यकीनी जो कैफियत है, ये जितनी चलती जाएगी तो हुकूमत के लिए ज्यादा मुश्किल होता जाएगा कि एक्टिवली वो गवर्नेंस कर सके। जब ये सही तौर पे तयन ही नहीं किया जा रहा कि वजीर आला पंजाब कौन है, किसको होना चाहिए वगैरह, तो फिर जो हमारे गवर्नेंस के मसाइल हैं वो भी हल करना मुश्किल होते जाएंगे। तो नेचुरली अनसर्टेनिटी से आइंदा आने वाले इंतखाबात की तरफ मामला जाता हुआ लगता है। ठीक है, अर्ली इलेक्शंस की तरफ मामला जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। मिस्टर सलाउद्दीन अहमद साहब, एक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार के, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाजरीन, तमाम तर जो इस हवाले से अब जो कानूनी राय है वो भी सामने आ गई है, क्योंकि अब हो सकता है, क्योंकि अब सवालात बहुत सारे खड़े हो गए हैं, ख़ास तौर पर जो पंजाब में इस वक्त नून लीग की हुकूमत है वो किस तरफ जा रही है, क्या उस्मान बुज़दार वापस आ जाएंगे। नाज़रीन, एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इस फैसले का, इलेक्शन कमीशन का जो कल फैसला आने वाला है उस पर क्या असर पड़ सकता है। वेलकम बैक। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आर्टिकल 63A की तशरीह पर फैसला तो सामने आ गया है, मगर एक और अहम फैसला आना है, वो कल आना है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। और आज के इस फैसले का कल के फैसले पर क्या असर हो सकता है, इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अहम फैसला आज आ चुका, मगर कल का जो फैसला है उस पर इसका कितना असर हो सकता है, क्या लगता है आपको? हाँ, ये बहुत बड़ा अहम फैसला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की बहुत एक इंतहाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला जो होगा तमाम इदारों पर अमल दरामद करने के लाजमी हो जाता है, मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो एडवाइस करेगी या अपने राय देगी, ओपिनियन देगी, रिमार्क देगी, तो वो सारे मामला जो है सब इदारों पर अमल दरामद करना पड़ेगा। इन हालात को हम देखते हुए
हालात को हम देखते हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान बड़ा अच्छा हो गया। आज सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान फैसला कर रही है और वो भी आर्टिकल 63A की जो है वही वजाहत भी करेगी। उस पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जो 25 अरकान सूबाई असम्बली है उसका भी अहम फैसला करना है। तो लेकिन मामला ये है, जैसे हमारी बात नजर में बड़े अदब व एहतराम के साथ हम बात करना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक एडवाइजरी रिमार्क्स देगी, क्योंकि इसमें अगर कोई आर्टिकल 63A में जैसे कि तहरीक इंसाफ के वकला का या उस वक्त की हुकूमत का ये मुतालबा था उनके थ्रू अटॉर्नी जनरल के जरिए कि जनाब इनको ताहयात नाहिल करार देने के बारे में कहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किसी मेंबर कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली या सेनेटर को ताहयात नाहिल देने के लिए राय दे सकती है, कानून साजी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तो ऐसा कोई हुक्म नहीं दे सकती कि ये जो जिन्होंने अगर फ्लोर क्रॉसिंग की है या एनआरआफ किया है आर्टिकल 63A से वो ताहयात नाहिल हो गई। ये तो बात जो है वो तो नाम मुनासिब भी है और आज पाकिस्तान के मौजूदा अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने भी इस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दायरे कार में नहीं आता। ये बहुत अच्छा हो गया कि मौजूदा अटॉर्नी जनरल ने अपनी राय दे दी। यही हमारी राय शुरू से चली आ रही है कि भाई इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान हो या कोई भी इदारा हो, उन्होंने जो भी काम करना है आइन और कानून के मुताबिक करना है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास ये इख्तियारात हैं कि जो मेंबर जो 25 अरकान हैं अगर वो महसूस करते हैं कि फ्लोर क्रॉसिंग की है तो वो उनको नाअहल भी करार दे सकते हैं, उनको डी सीट कर सकता है, नाअहल नहीं कर सकता है, डी सीट कर सकता है। लेकिन वो भी टेक्निकल पॉइंट पे सब बातें ये देखी जाती है कि देखा जी ये आसान काम नहीं होता। एक कौमी असम्बली का मेंबर हो या सेनेटर हो या सूबाई असम्बली का मेंबर हो, वो अपनी पार्टी के आका को मुगल आजम को नहीं बनने देगा। वो अगर मुगल आजम ये कहे कि जनाब आज आपने ये काम करना है, आपने जब पाकिस्तान के फेडरेशन के खिलाफ जाना है या पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ जाना है, तो वो तो उसका तो हुक्म मानने का पाबंद नहीं है। बिल्कुल पाबंद नहीं है। इसीलिए कुंवर दिलशाद साहब रिमार्क्स भी आज सुनने को जो मिले सुप्रीम कोर्ट में वो ये थे कि अगर आपको फिर फैसला कबूल नहीं है और आपको लग रहा है कि वादे पूरे नहीं किए जा रहे प्राइम मिनिस्टर की जानिब से जिनको आप ही ने वोट दिया था पहले, तो अगर आपको अब ऐसा लग रहा है कि वादे पूरे नहीं हो रहे तो उसका एक तरीका कार है कि आप रिजाइन कर दें, फिर बजाय इसके कि आप फ्लोर क्रॉसिंग या इस तरह की कोई चीज करें। रिजाइन क्यों दे दे, वो उसका कोई गुलाम तो नहीं है, रिजाइन दे दे। ये तो रिमार्क्स सर जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की जानिब से सामने आए वो शेयर कर। बात नहीं बनती, बात ये होती है एक उसने कौमी असम्बली का जो मेंबर बनता है 70-80-90 लाख एक लाख के लगभग मेंबरों के वोटर उसको वोट देते हैं, उसने सारे हालात भी देखने होते हैं। अगर पार्टी का चेयरमैन उसको एक गलत एडवाइस दे रहा है और फिर डिक्टेटरशिप उस पर नाफिज करना चाहता है तो उसकी मर्जी है कि उसको वोट दे या ना दे। तो ये तो ऐसी अब इसका सबसे बड़ी अहम बात ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी केस आ चुका है कि आशा अकलाली का केस जो था, जब उसने शाहिद खाकान अब्बासी को वोट कास्ट कर दिया प्राइम मिनिस्टर का, तो इमरान खान साहब ने स्पीकर रियाज सादिक के जरिए रेफरेंस आ गया, तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के उस वक्त के चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार रजा ने रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि आशा अकलाली ने ये कहा कि सर मैंने इसलिए वोट कास्ट किया शाहिद खाकान अब्बासी को कि ये अपने मंसूर से भी हट गए, इनका तमाम मामला भी हो गया है, आमरीज चल रही है, अंदर की बड़ी गड़बड़े हैं, तो मैंने अपने ज़मीर के मुताबिक मैं दे दिया, तो उन्होंने कर दिया रिजेक्ट। उसके ऊपर ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गए, तो मैं ये चाह रहा था चले इलेक्शन कमीशन को तो ना लाए बीच में, अब तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी अपने चीफ जस्टिस जो थे साकिब अली साहब ने भी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के फैसलों को बरकरार रखा, तो वो भी वो नाहिल नहीं हुई, उसको डिसेट नहीं किया गया। तो यही अगर ये 25-26 मेंबर हैं वो ये कहें कि जनाब परवेज लाई साहब जो हैं वो हमारी पार्टी के मेंबर नहीं हैं। और एक अहम बात जो ज़ेर बहस आनी है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यों जो है वो एक अलामती इत्तेहादी है, सरकारी तौर पर इत्तेहादी नहीं है, इलेक्शन कमीशन के कवानीन के मुताबिक तो इत्तेहादी नहीं है, वो एक अलामती इत्तेहादी है, दोस्ताना फ्रेंडली। तो उनको जो है वो उसकी वो हमीयत नहीं है। अगर वो आर्टिकल 215 के तहत इलेक्शन कमीशन के साथ बाकायदा अलायंस होता तो फिर वो बिल्कुल एनआरआफ के मामले में आ जाता। इन्होंने ये कहा है इमरान ने कि ना हम तो परवेज लाई साहब तो हमारी पार्टी में नहीं थे, हमारे 175 मेंबरों को छोड़कर 7-8 मेंबरों वाले को इन्होंने वजीर आला का लिए टिकट दे दिया, तो हमसे मशावरत ही नहीं की, हमसे पूछा ही नहीं, कोई वर्किंग कमेटी में नहीं पूछा गया। अच्छा साहब, लेकिन यहाँ पर आपने बिल्कुल ठीक कहा, इस पर हम मजीद भी आगे बात करते हैं कि टेक्निकल पॉइंट्स फिर क्या हो सकते हैं फैसले के हवाले से और किन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए फैसले किए जाएंगे। मगर कुछ चीज़ें हैं जिनको हमें देखना पड़ेगा कि खुलकर टीवी पर और वैसे भी
मुखालिफत की गई और कहा गया कि अब हम इनके खिलाफ ही वोट देंगे। ये वोट दिया नहीं दिया, लेकिन कहा गया कि हम इनके खिलाफ जाएंगे और वोट देंगे। फिर सिंध हाउस वाला जो तमाम तर मामला था वो भी अवाम के सामने है और इन इदारों के सामने भी है, और ये भी कहा गया कि क्योंकि इत्तेहादी साथ थे, इत्तेहादियों ने मौक़िफ़ ये अपनाया कि क्योंकि आपके अपने अरकान अब आपके साथ नहीं है तो हमारा आपके साथ होने का हमें भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपने तो हार जाना है। तो इन तमाम तर चीज़ों को भी फिर मद्देनज़र रखने पड़ेगा कहीं ना कहीं। बड़ी अहम बात यह है, वो सवाल जवाब हमने भी पढ़े हैं। जो 25 मेंबरों ने जो भेजा है उनके वकील बड़े काबिल थे। उन्होंने ये कहा कि परवेज लाई साहब रात को 11 बजे तो जरदारी साहब पास बैठे थे, डिनर कर रहे थे और दुआए खैर कर रहे थे कि सुबह हम तहरीक आदम एतमाद की हमायत करेंगे, और 4 बजे बनी गाला चले गए। तो आप पहले इस परवेज लाई से ये पूछा कि जरदारी के पास क्या लेने गया था। तो ये सारी चीजें उन्होंने बताई हैं कि जनाब अपना पॉइंट बदल रहा था। 4 बजे इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तहरीक आदम एतमाद की हमायत करनी थी। हम तो उस इंतजार में बैठे थे, अचानक बनी गाला चला गया। और बनी गाला की जो चेयरमैन साहब है उन्होंने भी हमसे नहीं पूछा कि भाई 175 मेंबर है सूबाई असेंबली के, पूछे तो सही कि हमने इसको टिकट दे दिया, किस बिना पे दे दिया, कौन सा मेरिट था। ये बकौल उन लोगों के जो जवाब आया है, हमने देखा है जवाब, उसमें हमने पता चल गया जवाब जैसे दिया उन्होंने ये कहा है कि जनाब ये तो 3 साल तक सूबाई असेंबली के स्पीकर की हैसियत इमरान खान को बुरा भला कहते रहे, उनके वो उनके ऑर्डर के बरक्स चलते रहे। वो कहते थे हमजा शहबाज को प्रोडक्शन ऑर्डर ना दे, ये प्रोडक्शन ऑर्डर देता रहा। तो हमारे साथ इसकी क्या इंटेलेक्चुअल थी, पॉलिटिकल थी, हमारे साथ उसकी क्या मुनासिबत थी। सर माजी में भी हमने देखा है कि ये हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से या फ्लोर क्रॉसिंग को पहले ज़मीर की आवाज़ पीटीआई ने ही करार दिया था जब सेनेट का तमाम तर मामला था, और इस दफ़ा जब ये तमाम अरकान कह रहे हैं कि हमारे ज़मीर की आवाज़ है तो उसको पीटीआई कह रही है कि नहीं ये फ्लोर क्रॉसिंग हॉर्स ट्रेडिंग के ज़मरे में आएगी। मगर उनकी जो ज़मीर की आवाज़ थी वो थी कि जी नाअहल हुकूमत है, महंगाई काबू में नहीं आ रही है, तो उसके अगेंस्ट गए। मगर अब जो तमाम तर सूरत हाल है, अब तो महंगाई मजीद बढ़ती जा रही है, डॉलर बेकाबू हो गया है, तो फिर अब उस ज़मीर की आवाज़ का क्या करना चाहिए। अब देखिए ज़मीर की आवाज़ तो एक ऐसे इस्तिलाहात है, तशबीह है, इसके मनफी पहलू भी है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, बड़ी अहम बात बताऊं कि ज़मीर का बुरहान कहाँ से आया था। ज़मीर का बुरहान आया था मिराज खालिद साहब से। मिराज खालिद साहब जो थे वो 10 साल तक प्रेसिडेंट अयूब खान की गोद में बैठे रहे, सूबाई असेंबली के मेंबर रहे। जो ही भुट्टो साहब का लश्कर आया और ये बड़ी पीपल पार्टी का 69 में पता चल गया कि प्रेसिडेंट अयूब खान चंद दिनों के मेहमान रह गए, तो एक ज़मीर के बुरहान के नाम से उन्होंने पम्फलेट छापा कि जी मेरा ज़मीर का बुरहान था। हमने कहा, मैंने सवाल, मेरे दोस्त थे वो, तो मैंने कहा जनाब मिराज खालिद साहब ये 10 साल आपका ज़मीर क्या करता रहा, फायदे उठाते रहे, दुनिया के सैरे करते रहे, मेंबर सूबाई असेंबली रहे, पर वेस्ट पाकिस्तान के मेंबर थे। अब तो पंजाब बन गया, वेस्ट पाकिस्तान के, तो अब आपका ज़मीर का बुरहान आ गया। ये ज़मीर के बुरहान तो इसी तरह के पैदा होते रहते जिस तरह मलक मिराज खान के होते रहे। तो ये सारे चीजें इस तरह, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ये मफादात का, ज़मीर का बुरहान का मतलब होता है मफादात, जाती फायदे उठाने। ज़मीर का कोई बुरहान नहीं होता, ये मफादात होते हैं, जाती मफादात होते हैं। अभी जब 25 मेंबरान है, ये भी है, हम बाद में देखें तो ये सारे बहानेबाजी कर रहे हैं। वैसे तो पार्टी। अच्छा सर, आपने जो जिक्र किया था कि वो तमाम तर लोग जो 1 लाख से उससे ज़्यादा वोट भी लेकर आते हैं, अवामी वोट लेकर आते हैं, और वही लोग यकीनी तौर पर वज़ीर आज़म का भी इंतखाब करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी अरकान हैं जो कि रिजर्व सीट्स के ऊपर आए, उन्होंने भी अपनी पार्टी के हक में नहीं रहे और वो जाके बैठ गए सिंध हाउस में। तो सर ऐसे अरकान का तो कुछ होना चाहिए ना, मतलब कब तक मुल्क में ऐसे ही चलता रहेगा कि कुछ लोगों का अचानक से ज़मीर जागेगा और हुकूमत अपनी मुद्दत ही पूरी नहीं कर सकेगी। इसका आसान तरीका मैं बताता हूँ। बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। हम किसी के फेवर में तो जाते नहीं है, हम तो वैसे ही बात कर रहे हैं। इमरान खान साहब का भी पॉइंट दुरुस्त है, लेकिन जो उनकी वज़रा जो है, उनकी ज़बान जो है वो इस तरह की होती है, इसमें इश्तियाल पैदा हो जाता है, क्योंकि उनकी ज़बान दराजी उनकी बहुत लंबी छोटी होती है ना, उनकी ज़बान लंबी छोटी होती है। अब ये करना चाहिए, कानून साजी ये करना चाहिए, जो इंतखाबी इश्तिहाद के बारे में करना चाहते हैं तो कानून साजी कर ले कि आप उसको वोट जो है वो कास्ट कर ले वोट तो कास्ट कर दिया, लेकिन काउंट ना करें, बस खत्म कर दें। आप ऑटोमेटिक जो है ये सारे मामले खत्म हो जाएंगे, कि फिर ये फ्लोर क्लासिंग भी खत्म हो जाएगी। आर्टिकल 63 में भी आसानी पैदा हो जाएगी, जो भी फ्लोर क्लासिंग करेगा उसका वोट कास्ट नहीं होगा। वोट कास्ट हो गया, काउंट नहीं किया जाएगा, काउंट नहीं किया जाएगा। तो ये अभी इनके पास पावर भी है, 2/3 मेजॉरिटी भी है, ये कानून साजी कर लें ताकि ये बीमारी खत्म करनी चाहिए।
हमारे मुल्क के अंदर कोई ज़मीर वमीर नहीं होता, ये सारे मफादात की जंग होती है। तो इन हालात को देखते हुए अब इलेक्शन में पाकिस्तान का फैसला बड़ा इंपॉर्टेंट आना चाहिए और बड़ा अपना फैसला देगी। और सुप्रीम कोर्ट का पाकिस्तान का फैसला सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल है इलेक्शन कमीशन के बरक्स। इलेक्शन में तो टेक्निकल बात करेगा या कानून के बारे में बात कर जाएगा, आर्टिकल 63 की बात कर जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आइंदा एक जमहूरी रास्ता दिखाना है कौम को भी, पार्लियामेंट को भी, हुकूमत को भी, सियासी जमात को भी। हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर हमें नजर रखनी चाहिए और उसके बाद हम आपके मजीद कमेंट्स करेंगे। अच्छा सर, इलेक्शन कमीशन का अब जो फैसला आना है उसमें अगर ये तमाम, क्योंकि इसको सियासी बहस ही कहा जा सकता है कि ऐसा हुआ था तो वैसा हुआ था इसलिए हमारी हुकूमत चली गई, मगर जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं कानून के मुताबिक अगर हम बात करें तो मुनहरिफ अरकान जो कौमी असम्बली के हैं उन्होंने वोट क्योंकि कास्ट नहीं किया, तो इसके बाद वोट ना कास्ट करने पर क्या उनको डीसीट किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। देखिए बात यह है कि आप टेक्निकल भी देखेंगे, साथ हालात भी देखेंगे और सारे देखने के बाद जो है इलेक्शन कमीशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट 3 जज बैठे हुए हैं, जजों के बराबर उनका स्टेटस है, तो वो सारे फैसले देखेंगे। तो कहेंगे कि जनाब हमारी, वो सबसे बड़ा अहम सवाल ये करेंगे कि परवेज लाई साहब जो हमारी पार्टी के मेंबर नहीं है, इनको अजनबी हैं, इनको इन्होंने हमारे ऊपर मुस्तरद कर दिया, हमारी राय नहीं ली, हमसे पूछा नहीं गया कि हम देखो ना। अब एक हमारा सेक्शन है इलेक्शन एक्ट 2017 का 205, उसमें लिखा है कि किसी पार्टी के मेंबर के खिलाफ अगर डिसिप्लिनरी कार्रवाई करें तो सबसे पहले उसको चार्जशीट करें, शौकात नोटिस जारी करें, वर्किंग कमेटी से इजाजत लें और इसके बाद उसको जो है लीडर ऑफ द पार्टी जो है वो एक रेफरेंस तैयार करके इलेक्शन कमीशन को भिजवाएं। तो ये सारी चीजें अगर नहीं हुई हैं, उसका पूछा नहीं गया है, वर्किंग कमेटी से नहीं पूछा गया, शौकात नोटिस नहीं जारी किया गया, उसको ब्रीफिंग नहीं दी गई, उन्होंने तो ये भी कहा है कि जरा हमें तो ब्रीफिंग ही नहीं दी गई, हमें वोट किसको देना है, पार्टी के लीडर ने हमें बुला के पूछा ही नहीं। तो ये सारी चीजें देखा जाता है ना। फिर सबसे बड़ी बात ये कि परवेज ताई साहब का जो पॉइंट, आप पता नहीं इलेक्शन में क्या फैसला करते हैं, लेकिन बादी नजर में तो अजनबी है ना, वो पीटीआई के तो मेंबर नहीं है ना, और पीटीआई के साथ उनका इत्तेहाद नहीं है ना सरकारी तौर पर। तो ये सारी चीजें जो है इलेक्शन कमीशन ने आइंदा के लिए बनाना है, लेकर देखते हैं कि क्या फैसला करते हैं। लेकिन हमारी नजर में यह है कि फैसला बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है, लेकिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आएगा, उसकी रोशनी में ही इलेक्शन कमीशन आगे बढ़ेगा। अच्छा सर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की क्योंकि बात की जा रही है, तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अब ये कहा गया है कि मुनहरिफ रुकन का वोट कास्ट नहीं हो सकता है, वाज़े तौर पर उन्होंने फैसले में ये कह दिया है। तो मुनहरिफ रुकन का अगर वोट कास्ट नहीं हो सकता है तो फिर जो पंजाब में हुकूमत बनाई गई है, अब जिस तरह वोटिंग हुई, तो अब उनका फिर वोट अगर काउंट नहीं होगा तो फिर कहाँ पर स्टैंड करेगा मामला? तो मामला फैसला कर दिया उन्होंने, बस खत्म बात होगी। वो जो अब डी-सीट हो गए, जब उनका वोट कास्ट नहीं किया जाएगा और वोट कास्ट हो गया लेकिन काउंट नहीं किया जाएगा तो वो तो डी-सीट का फैसला हो चुका है, तो वो डी-सीट हो गया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया और ये फैसला इलेक्शन में पाकिस्तान का है। और सर साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि इनहराफ जो होता है वो सियासी जमातों को गैर मुस्तहकम करने के मुतरादिफ है, क्योंकि हमें जो रिमार्क सुनने को मिले थे वो ये भी मिले थे कि इसको अमानत में ख़यानत क्यों ना कहा जाए, क्या ये अमानत में ख़यानत नहीं है? तो इसको आप कैसे देखते हैं? दुरुस्त फरमाया, ये अमानत में ख़यानत है कि आपने, ठीक है, अगर आपकी पार्टी के चेयरमैन से इख्तलाफात हैं तो आप मीटिंग में, गौर कमेटी में, वर्किंग कमेटी में अपने खिलाफ का इजहार करें, वॉकआउट करें, बाइकाट करें और को मजबूर करें अपना प्रेशर डाल के जिन आपकी पॉलिसी दुरुस्त नहीं है। तो इस तरह से जाके बैठ जाना किसी जगह पर या किसी होटल में जाके पना ले लेना, ये दुरुस्त नहीं है। अपनी पार्टी के कोर कमेटी के सामने खड़े होकर, वर्किंग कमेटी के सामने खड़े होकर वो कहे कि जनाब आपकी पॉलिसी गलत है और अपना दुरुस्त करें, आपका एडवाइजर ठीक नहीं है, आपका मिनिस्टर ठीक नहीं है, आपके पॉलिसी ठीक नहीं जा रही, हमने अवाम में क्या सवाल लेकर जाना है, ये बात वहां करें ना। इन्होंने तो वहां तो बात ही नहीं की, तो इस लिहाज से ये बात जमीर के बहाने से बातें ना करें। ये असल बात तो अपनी पार्टी के चेयरमैन के सामने बात करें। फिर पार्टी का चेयरमैन अगर ना सुने तो फिर ठीक है, पर पॉलिसी से इख्तलाफ करे या रहा चला जाए या बाद में छोड़ दें, इस्तीफा दे दें, अपने वर्कर वापस चले जाए, अपने वोटर के पास वापस चले जाएं। तो लेकिन मसला तो ये है कि अपनी वहां तो खड़े होकर किसी ने बात नहीं की, हमें तो कभी नहीं सुना इन लोगों ने वहां जाके बात की हो, खिलाफ बात की हो। आखिर इमरान साहब की सोच मैंने देखा है, आपको जब हम उनके पास जाया करते थे तो बड़ी जमहूरी सोच थी। हुकूमत में आने के बाद उनकी सोच बदल गई, लेकिन हुकूमत में से पहले बड़ी जमहूरी सोच थी। मैंने वहाँ जावेद हाशमी बैठे होते, सब बैठे होते थे, बड़े शदीद क्रिटिसाइज करते थे, शफकत महमूद, जावेद हाशमी, शाह महमूद कुरैशी,
ये सारे जो थे बड़े शदीद मजारी, वो शदीद उन पर हमले करते थे और सुनते रहते थे। हम बड़े खुश होते थे, यार ये तो बिल्कुल ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरह यहाँ पर बड़ी बातें हो रही है। हम मेंबर तो नहीं थे पार्टी के, वैसे ही हमें इनवाइट करते थे टेक्निकल राय लेने के लिए या कोई कॉन्स्टिट्यूशन राय लेने के लिए, तो हम तो बड़े खुश होते थे। लेकिन सदर हुकूमत में आने के बाद इनका रवैया बदल गया। बच्चे तो एडवाइजरों में घूम फिर गए और वो सारे जो प्लांटेड थे अमेरिका के, बरतानिया के, उनके चक्कर में पटे रहे और आवाम को छोड़ दिया, वर्करों को छोड़ दिया, अपने पार्टी मेंबरों को छोड़ दिया। इसलिए हाथ से उनको ये वक्त देखना आया। तो अब ठीक है, अब ये दोबारा जमहूरी अंदाज में आवाम में आए हैं, इनका वोट बैंक भी बढ़ता जा रहा है, मकबूलियत भी बढ़ती जा रही है, उनको गलती का एहसास भी। ये एक अपनी तकरीर में ये कहे, आप उसको हाईलाइट करें, अपनी तकरीर में ये कहें इमरान खान, बाकी बात छोड़ दें, जो भी हुई है, वीडियो आई है, जो भी मामला हुआ है, आप ये कहें मुझसे बहुत गलती हुई, मैं माफी मांगता हूँ, मैंने आप लोगों को नजदीक नहीं आने दिया, मैं माफी मांगता हूँ, मेरे पास प्लांटेड एडवाइजर आ गए, मैं माफी मांगता हूँ, मेरे पास मुझे नहीं पता चला ये प्लांटेड है, ये कहाँ से आ गए हैं, मैं माफी मांगता हूँ, मैंने गैर मुंतखब लोगों को एडवाइजर रखा, मैं माफी मांगता हूँ, मैंने अपनी पार्टी के लोगों को अहमियत नहीं दी, मैं माफी मांगता हूँ। तो ये बातें तो करें ना, तो ये फिर लोगों के अंदर आ जाएगी। बहुत शुक्रिया। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद और सुनेंगे। वेलकम बैक। अगलावा मजबूरी नू यह हालिया दिनों में पूरी दुनिया में धूम मचाने वाले पाकिस्तानी गाने पसूड़ी के लिरिक्स हैं, मगर इस गाने ने मुल्क के पहाड़ी इलाकों के नौजवानों में एक खतरनाक रुझान को परवान चढ़ाया है। नौजवान टिकटॉकर्स का जब जी चाहता है, जहां चाहता है, हरे भरे जंगलात को शोलों की नजर कर देते हैं। गाने के बोल और कैट वॉक के जरिए अपने फॉलोअर्स की तवज्जो समेटने की कोशिश कर रहे हैं। टिकटॉकर डोली ने कीमती जंगलात को आग लगाई और कैट वॉक करते हुए वीडियो बना डाली। एबटाबाद के नौजवानों ने 400 साल पुराने जंगल को राख बना डाला, मगर इंतजामिया को खबर तक नहीं हुई। मागला के सदियों पुराने जंगलात को भस्म कर दिया गया, मगर शायद कानून नाफिज करने वाले इदारे इस मौसम गर्मा में सत्तू पीकर सो रहे हैं। नथिया गली और एबटाबाद के जंगलात को दूर की बात, इस्लामाबाद में मागला पहाड़ियों को आग लगाकर मॉडलिंग जारी है, मगर इंतजामिया कहीं नजर नहीं आ रही। महकमा जंगलात को जवाब देना पड़ेगा कि उन्होंने इजाजत कैसे दी और अगर नहीं दी तो कहां सो रहे थे। अगर आग फैल जाती और नुकसान ज्यादा होता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? क्या मुतलका अफसरान और टिकटॉकर के खिलाफ कार्रवाई हुई है? महकमा जंगलात जो इस मुल्क के मैदानों में अनाज का वसीला है, उन्हें दरख्तों को जाती तस्कीन के लिए जलाया जा रहा है, मगर वो जंगलात जो इस मुल्क के मैदानों में का वसीला है, उन्हीं दरख्तों को जाती तस्कीन के लिए जलाया जा रहा है, मगर बाब इख्तियार खामोश तमाशाई बने हुए हैं। एक ऐसे वक्त में जब चोलिस्तान में खुश्क साली है, सिंध की नहरों से धूल उठ रही है, कराची के नलके खाली हो चुके हैं। होना तो ये चाहिए था कि शहरियों में जंगलात की अहमियत उजागर की जाती। मुसलसल जंगलात जलाने की वीडियो सामने आना यकीनन इंतजामी गफलत, अवाम में आगाही और शऊर की कमी का शख्साना है। पाकिस्तान में जंगलात जो कि पहले ही कम है और जंगलात के रकबे में कमी ही दर्जा हरारत में इजाफे के बायस बन रही है। ऐसी गफलत यकीनन आइंदा नस्लों के साथ जुल्म के मुतरादिफ है। सतह समंदर से 5 से 8,000 फीट बुलंद जंगलात 60% मानसून का सबब बनते हैं और 1,760 मिलीमीटर सालाना बारिश को बरसाने का जरिया भी बनते हैं। दरख्तों की वजह से अगर बारिश मामूल से ज्यादा हो जाए तो ये घने जंगलात बारिश के पानी को 72 घंटे रोके रखते हैं और दरख्त बारिश के पानी का बड़ा हिस्सा अपने तनों में जज्ब कर लेते हैं। हर मुल्क के कम से कम 25 से 40% रकबे पर जंगलात का होना जरूरी है, मगर पाकिस्तान में जंगलात का कुल रकबा 4.224 मिलियन हेक्टेयर है, जो पाकिस्तान के कुल रकबे का तकरीबन 4.8% है। यही नहीं बल्कि मुल्क में कुदरती जंगलात के रकबे में हर साल 27,000 हेक्टेयर की कमी हो रही है। एक आम दरख्त साल में तकरीबन 12 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करता है और 4 अफराद के कुंबे के लिए साल भर की ऑक्सीजन भी फराहम करता है। 1 हेक्टेयर में मौजूद दरख्त सालाना 6 टन कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं। माहिरीन के मुताबिक एक बालिग दरख्त सालाना 2 से 3 क्यूबिक मीटर लकड़ी फराहम करता है, 4.6 टन ऑक्सीजन मुहैया और 6.3 टन कार्बन डाइऑक्साइड सालाना जज्ब करता है और 55 किलोग्राम नामियाती मादे जानवरों के लिए चारा और जलाने के लिए लकड़ी भी मुहैया करता है। कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करने के तकनीकी अमल के जरिए हवा को साफ करता है, जिसकी कदर $102 सालाना है। एक बालिग दरख्त 30,000 लीटर पानी अपनी जड़ों के जरिए जमीन में जज्ब करता है
और एक छोटे आबी जखीरे के तौर काम करता है। बारिश के पानी को तेजी से बहकर ज़ाया होने से बचाता है और मिट्टी के कटाव को रोकता है। खादिम पाकिस्तान और मोहतरमा वजीर माहौलियात, ये टिकटॉक पर मजबूरियों को आग नहीं लगाई जा रही, बल्कि ये मुल्क के मुस्तकबिल को आग लगाई जा रही है। कई सदियों के बाद मुकम्मल होने वाले जंगलात को आग लगाकर माहौलियात के लिए एक बड़ी पसूड़ी की बुनियाद डाली जा रही है। मगर सवाल यह है कि क्या रियासत भी माहौल मुखालिफ अफराद को पसूड़ी डाल सकेगी या नहीं। नाज़रीन, ये तो था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी कल इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।